हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 विज्ञान अध्याय 1 का ये लेक्चर 1 नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम रासायनिक अपक्रिया अध्याय 1 को कंप्लीट करेंगे। जो स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा अध्याय एक ही वीडियो में हम समाप्त करेंगे और बहुत ही कम समय में, जिससे कि सारे स्टूडेंट एक ही क्लास में अपने हर एक टॉपिक को कवर कर पाएं और सीख पाएं बहुत आसानी से। सारे स्टूडेंट, जो स्टूडेंट बहुत कमज़ोर हैं और 2024 में अपनी बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बहुत ही सरल तरीके से, तो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस क्लास को हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। रासायनिक अपक्रिया को पहले समझेंगे। देखिए, रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। रासायनिक अपक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक ही बार में आपको समझ में आया। रासायनिक अपक्रिया वो पदार्थ होते हैं। अब पदार्थ क्या होता है? जो आपके आसपास उपस्थित होता है, जो आपके आसपास जहां रहते हैं, जो आपके आसपास पेड़ पौधे, जमीन, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, सारे क्या होते हैं? पदार्थ ही होते हैं। क्या होते हैं? सारे क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो आपको समझ में आया, रासायनिक अपक्रिया वो पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक, क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर करके नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ दो पदार्थ क्या मिल रहा है, जैसे यहाँ एक पदार्थ आपका कार्बन मिल रहा है, जो तत्व होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है। कार्बन यहाँ एक तत्व है, और जो यहाँ O2 लिखा गया है अणु है। क्या है? अणु है। जो ऑक्सीजन इस प्रकार से लिखा जाए, जब इस प्रकार से लिखा जाए तो इसे हम तत्व बोलेंगे, लेकिन जब इस प्रकार से लिखा जाएगा तो हम इसे अणु बोलेंगे। ऑक्सीजन का अणु है। ठीक, तो यहाँ देखिए, मैंने दो पदार्थ लिए, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, इन दोनों का जब मैंने रिएक्शन कराया, मतलब आपस में मिलाया, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जब जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के, इसमें मैंने दो पदार्थ मिला, इससे अधिक पदार्थ हो सकते हैं, 3 पदार्थ हो सकते हैं, और एक नया पदार्थ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका नाम है। ठीक, इसी प्रकार से मैंने सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाया। क्या मिलाया? सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाया। सल्फर एक प्रकार का पदार्थ है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन एक प्रकार का पदार्थ है। मैंने जब इन दोनों को मिलाया तो हमें मिल गया सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार से हमें एक नया पदार्थ मिल जाता है। जब हम दो पदार्थ को मिलाते हैं तो हमें एक नया पदार्थ मिल जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, इसी प्रकार से जब मैं सोडियम और जल को मिलाया, सोडियम जो होता है सॉलिड होता है। क्या होता है? सोडियम जो होता है सॉलिड होता है। इसके साथ इसकी भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ सोडियम क्या है? सॉलिड है, मतलब ठोस है। यस का मतलब ठोस होता है। इसे हम आगे डिटेल से समझेंगे। यल यहाँ लिखा है, यल का मतलब लिक्विड होता है, मतलब द्रव होता है। ठीक, एक्वस मतलब एक्यू का मतलब होता है जलीय विलयन, और यहाँ जी का मतलब होता है गैस। इसे हम डिटेल से समझेंगे अभी। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ सोडियम है, यहाँ देखिए जल लिखा गया। जल का फार्मूला होता है H2O, तो हम H2O को HOH लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? HOH लिख सकते हैं, क्योंकि दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, मैंने बीच में ऑक्सीजन कर दिया। इससे बहुत आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से जो OH है, इस OH को यहाँ से मैंने इसके साथ जोड़ दिया। यहाँ सोडियम OH के साथ जोड़े तो यहाँ बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से आपका एक H बच गया, तो यहाँ मैंने H लिख दिया, तो यहाँ H2 लिखा गया है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ और ऑक्सीजन, वे सब O2 N2 H2 N2 O2 के रूप में लिखा जाता है। मतलब जो गैस होती है हमेशा वो अणु के रूप में होती है। ठीक, जैसे नाइट्रोजन गैस है तो हमेशा N2 के रूप में लिखा जाएगा। जो गैस होती है हमेशा अणु के रूप में लिखा जाता है। इसलिए हमारी जो हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस है, इसलिए मैंने यहाँ H2 यहाँ लिख दिया। एक हाइड्रोजन होने के बावजूद भी मैंने यहाँ H2 के रूप में इसे लिखा है। इस समीकरण को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक सल्फर, यहाँ देखिए एक कार्बन है और यहाँ दो ऑक्सीजन है। यहाँ देखिए कार्बन की संख्या 1 है, इसमें भी कार्बन की संख्या 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ सोडियम 1 है, इसमें भी सोडियम 1 है। ठीक,
और यहाँ देखिए हाइड्रोजन इसमें क्या है, OH देखिए एक है तो इसमें भी एक है, ठीक। और लेकिन जब हाइड्रोजन की बात आ जाती है, हाइड्रोजन यहाँ एक बच रहा है, क्या बच रहा है, एक बच रहा है, हाइड्रोजन यहाँ एक बच रहा है, तो यहाँ 2 है, इसलिए हम इसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ देखिए 2 का गुणा हम इसमें कराएंगे, यहाँ 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए 2 सोडियम है, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इस प्रकार से हमारे पूरा इक्वेशन जो है समीकरण संतुलित हो जाता है। इसे हम बहुत ही आसानी से हम आगे समझेंगे, यही से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे जब हम बढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से समझेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, और किसी भी रासायनिक अपक्रिया को भौतिक विधियों से उल्टा नहीं जा सकता है। जैसे कि मैंने एक रिएक्शन कराया कार्बन और ऑक्सीजन का, क्या है, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम सोचते हैं इसका वाष्पीकरण कर दें, क्या कर दें, वाष्पीकरण कर दें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का वाष्पीकरण करके हम कार्बन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब इसे किसी भौतिक विधियों से उल्टा हम नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, ऊर्ध्वपतन से भी हम नहीं कर सकते हैं, आश्वन से भी नहीं कर सकते हैं, हम इन तीनों विधि से नहीं कर सकते हैं। मतलब हम इसे भौतिक विधियों से उल्टा नहीं करते हैं, और किसी भी रासायनिक अपक्रिया को भौतिक विधियों से उल्टा नहीं जा सकता है। आगे देखिए, रासायनिक अपक्रिया के समय होने वाले परिवर्तन, जैसे कि यहाँ कोई रासायनिक अपक्रिया, जैसे यहाँ कार्बन डाई और ऑक्साइड मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, इसमें कई चीज परिवर्तन हो, उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसके तापमान में परिवर्तन। जैसे कि रिएक्शन हो रहा है अभी 50, हम मान लेते हैं 15 सेल्सियस पे हो रहा है, जब दूसरा में यही रिएक्शन कराएंगे तो 25 सेल्सियस पे होने लगे। इस प्रकार से रिएक्शन होता रहता है, ठीक। यहाँ गैसों का उत्सर्जन, ठीक, यहाँ गैसों का उत्सर्जन होने लगता है। इस प्रकार से यहाँ देखिए 4 परिवर्तन हो सकते हैं इसमें, ठीक। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैसों का उत्सर्जन, ठीक, इन चारों में परिवर्तन हो सकता है रासायनिक अपक्रिया के समय, ठीक। आगे देखते हैं। अब हम समझेंगे अभिकारक क्या होता है। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। अभिकारक को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। वो पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ एक रिएक्शन के माध्यम से, मैंने अभी आपको बताया कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराया जाता है तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखिए रासायनिक अपक्रिया में कौन कौन तत्व भाग ले, कौन कौन पदार्थ, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, ये 2 तत्व क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ये 2 तत्व जो भाग ले रहे हैं, ये दोनों तत्व क्या इन दोनों तत्व को कहते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जो यहाँ का हमारा तीर होता है, इस तीर के जो बाएं साइड का हिस्सा होता है, जो इस साइड का हिस्सा होता है, जो हमारा तीर यहाँ है, इस तीर के इस साइड का हिस्सा जो होता है ये हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है। और जो हमारा इस तीर होता है, तीर के इस साइड का हिस्सा जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हमारा उत्पाद होता है, ठीक। वो पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया से होता है, जैसे मैंने कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो इसका निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का। जो बनता है वो उत्पाद होता है, क्या है, जो बनता है वो उत्पाद होता है। और जो पदार्थ हम लेते हैं, जैसे हमने कार्बन और ऑक्सीजन को लिया, ये दोनों तत्व क्या हो जाएंगे, दोनों पदार्थ क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे, ठीक। ये दोनों पदार्थ का मैंने रिएक्शन कराया, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से हम समझेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, ठीक। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, ठीक। रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ये हमारी क्या एक रासायनिक अपक्रिया है, जो मैंने यहाँ लिखा है क्या एक रासायनिक अपक्रिया है, इसे मैंने रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित कर दिया। जैसे कि रासायनिक अपक्रिया हम इसे इस प्रकार, जैसे यहाँ सोडियम को Na से लिखते हैं, तो यहाँ मैंने सोडियम नहीं लिखा है, क्या यहाँ मैंने सोडियम को नहीं लिखा है। इस प्रकार से यहाँ मैंने सोडियम नहीं लिखा, इसका प्रतीक लिखा है सोडियम का, सोडियम को मैंने सूत्र लिखा है। रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारक जो हमारा ये तीर होता है, इस तीर के बाएं साइड का हिस्सा जो होता है इसे अभिकारक बोलते हैं। ये जो है क्या है, आपका अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है। ये जो आपका हिस्सा है ये आपका अभिकारक, हम यहाँ लिख देते हैं, ये अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है। जो हमारा तीर है, इस तीर के इस साइड का जो हिस्सा होता है ये आपका उत्पाद है, क्या है, उत्पाद है। इस साइड का हिस्सा क्या होता है,
तीर के दाहिने साइड कहीं से क्या होता है, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। ठीक, उत्पाद में पदार्थों के प्रतीकों एवं सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया है, पदार्थ के, जो हमारा पदार्थ होता है, जैसे हमारा कार्बन एक पदार्थ है, उसके सूत्रों या प्रतीकों का प्रयोग, जैसे मैंने यहाँ का सोडियम नहीं लिया, सोडियम क्या एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है, क्या है, तत्व है, तो मैंने सोडियम नहीं लिखता हूँ, इसका प्रतीक लिखता हूँ, Na लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, Na लिखता हूँ, Na लिखता हूँ। ठीक, प्रयोग किया जाता है। प्रतीकों के साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। क्या है, प्रतीकों के साथ उसकी भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था, जैसे यहाँ सोडियम है, सोडियम के सामने यहाँ यस लिखा है, यस ये बताता है, यस का मतलब होता है सॉलिड, मतलब ठोस। यस का मतलब क्या होता है, सॉलिड यानी कि ठोस। यस का मतलब क्या होता है, सॉलिड यानी कि ठोस। यहाँ देखिए H2O लिखा गया है, जल लिखा है, जल के सामने लिखा है यल, यल का मतलब होता है लिक्विड यानी कि द्रव। यल का मतलब क्या होता है, लिक्विड यानी कि द्रव। यल का मतलब क्या होता है, लिक्विड यानी कि द्रव। यहाँ देखिए लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड AQ लिखा है, AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। क्या है, AQ का मतलब होता है जलीय विलयन, मतलब एक्वास मतलब जलीय विलयन। AQ का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन। यहाँ देखिए H2 लिखा है, क्या लिखा है, H2 लिखा है। H2 क्या होता है, एक प्रकार की गैस है। क्या है, H2 एक प्रकार की गैस है। ठीक, इस प्रकार से हम समझते हैं कि इस सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसके आगे के टॉपिक को देखते हैं। तो चलिए इसके आगे के यहाँ से टॉपिक को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और यहाँ से समझेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, जिससे कि आपके सिलेबस को हम कर देंगे आसान। हम समझते हैं कि जो आज की इस क्लास में मैंने टॉपिक को समझाया है बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इसके आगे के कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आए हैं। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।